नमस्कार साथियों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लडी रेवोल्यूशन के बारे में। ये एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर सेकंड है, जिसमें हमने खूनी रविवार यानी ब्लडी रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि 9 जनवरी 1905 को एक इंसिडेंट होता है रशिया के अंदर, जिसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, और जिसमें लगभग 100 वर्कर्स गोलियों का शिकार हो गए थे और लगभग 300 जो लोग हैं वो घायल हुए थे। ठीक है। और इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद में रशिया में चारों तरफ बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, जो इंसिडेंट हैं, वो शुरू हो जाते हैं जो कि जार के विरोध में होते हैं। ठीक है। जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं, वर्कर्स भी शामिल होते हैं, डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं, लॉयर्स भी शामिल होते हैं। ठीक है। मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग इसमें जो है शामिल होते हैं। और अल्टीमेटली इस ब्लडी रेवोल्यूशन का, जिसको द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 भी कहते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकला कि जार मजबूर हो गया लोगों की मांग मानने के लिए। और सबसे बड़ी जो लोगों की रशिया के अंदर उस दौर में डिमांड थी, वो डिमांड ये थी कि भाई एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होनी चाहिए। ठीक है। जो जार को सलाह मशवरा देती रहे। ठीक है। यानी जो भी इम्पोर्टेंट उस दौर में पॉलिसीज़ बनानी, फ्रेम करनी है जार निकोलस सेकंड को, या फिर जो भी नए ऑर्डर्स लागू करने हैं, तो उसमें उसको एडवाइस करने के लिए एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होनी चाहिए। ठीक है। और उस इलेक्टेड पार्लियामेंट को रशिया में क्या कहा गया? ड्यूमा। तो जार फाइनली लोगों की बात मान लेता है। इस रेवोल्यूशन में वो देख लेता है कि लोग जो है किस कदर उसके खिलाफ हैं। तो फाइनली वो क्या करता है, वो एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने की इजाज़त दे देता है, जिसको ड्यूमा कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है रूस के अंदर कि बाद में 1917 में दो बड़े रेवोल्यूशन होते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी जिसकी वजह से 1917 में रूस के अंदर दो बड़ी महत्वपूर्ण क्रांतियां होती हैं, जिसमें एक को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है और दूसरी अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे, तो उसी की चर्चा करते हुए हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि 1917 के रेवोल्यूशन के लिए कौन से कोजेज़ थे। ठीक है। उसी सीरीज़ में सबसे पहली चीज़ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध। तो साथियों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो ये 1914 में स्टार्ट होता है। ठीक है। ये वॉर जो है वो 1914 में स्टार्ट होता है और ये दो यूरोपियन अलाइंसिस के बीच में होता है, यानी दो यूरोपीय गठबंधन होते हैं, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है और 1914 से इसकी शुरुआत होती है। इन दो ग्रुप्स में एक ग्रुप था सेंट्रल पावर्स, जिसको कहा जाता है केंद्रीय शक्तियां हिंदी में, और दूसरा ग्रुप था एलाइड पावर्स। ठीक है। जिसे कहा जाता है धुरी राष्ट्र या मित्र राष्ट्र। तो जो सेंट्रल पावर्स था इन दो यूरोपियन अलायंस में, जो सेंट्रल पावर वाला ग्रुप था, केंद्रीय शक्तियों वाला ग्रुप था, उसमें एक तो जर्मनी शामिल था, एक ऑस्ट्रिया शामिल था, एक टर्की शामिल था। इनिशियल स्टेज में यही शामिल थे, बाद में और भी कई सारे कंट्रीज जो है इनमें शामिल होती हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही थे। तो सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, जिसको तुर्की भी कहते हैं, ये शामिल था। और जो दूसरा ग्रुप था जिसको अलाइड पावर्स कहा गया, धुरी राष्ट्र या मित्र राष्ट्र कहा गया, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया ये शामिल थे। तो इस लाइन को पढ़ने से हमारे सामने एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो रशिया है, क्योंकि हमें रूसी क्रांति पढ़नी है, तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रशियन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो रशिया कौन से ग्रुप में शामिल है? अलाइड पावर्स में शामिल है। और वो किसके खिलाफ लड़ रहा है? तो भाई वो सेंट्रल पावर्स के खिलाफ लड़ रहा है। सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ठीक है। जब ये वॉर शुरू हुआ इन द ईयर 1914, 1914 में जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो शुरू में रसिया के अंदर ये युद्ध काफ़ी पॉपुलर हुआ था, यानी आम जनता ने खूब सपोर्ट किया था जार निकोलस सेकंड को, और लोग खुश थे। ठीक है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में रसिया का इम्पैक्ट इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जार निकोलस को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है और लोग जो है उसको तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, यानी जो रशियन है, जो कॉमन पीपल है रूस के, वो जार निकोलस सेकंड को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यही लिखा गया है कि इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड द पीपल रैलिड अराउंड जार निकोलस सेकंड। ठीक है। तो शुरुआती चरण में तो ये स्थिति थी, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि ड्यूमा,
ड्यूमा के बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं, और ड्यूमा क्या है? ड्यूमा है पार्लियामेंट रशिया की, ठीक है। और ड्यूमा का काम क्या है? तो ड्यूमा का काम है ज़ार निकोलस सेकंड को एडवाइज़ करना, उसको सलाह मशवरा देना। लेकिन साथियों, ज़ार निकोलस सेकंड ड्यूमा की बातें मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी ड्यूमा कुछ भी एडवाइस दे ज़ार निकोलस सेकंड को, ये ज़ार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी बात मानता है या नहीं मानता है। तो ज़ार ने क्या किया? क्योंकि ज़ार ने मजबूरी में आके प्रेशर में आके ड्यूमा का क्रिएशन किया था। 1905 के रेवोल्यूशन का ये बड़ा इम्पैक्ट था जिसमें ड्यूमा बनाई गई थी। तो ज़ार ने क्या किया? धीरे धीरे ड्यूमा को कमज़ोर करना शुरू कर दिया और ड्यूमा की मीटिंग्स बुलाना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ कि ज़ार ने जो ड्यूमा, जो कि एक कंसल्टेटिव एजेंसी थी, एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी रशिया के अंदर, उससे कंसल्ट करना ही बंद कर दिया। यानी उसकी मीटिंग्स बुलाना ही बंद कर दिया। तो कंसल्ट होगा कहाँ से? जब उससे कंसल्ट करना बंद कर दिया तो हुआ क्या? ज़ार निकोलस सेकंड रूस के लोगों के बीच जो अपनी अभी तक पॉपुलैरिटी इस्टेब्लिश कर चुका था, उसको उसने खोना शुरू कर दिया। क्योंकि ड्यूमा में था कौन? ड्यूमा में अल्टीमेटली रशिया के अंदर जो पार्टीज़ थी, उन्हीं के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। और अभी तक हमने पढ़ा कि पार्टीज़ किन लोगों की हैं? तो डॉक्टर्स की यूनियन है, इंजीनियर्स की यूनियन है, लॉयर्स की यूनियन है, वर्कर्स की यूनियन है, पीजेंट्स की यूनियन है, सोल्जर्स की यूनियन है। तो आम लोगों के बीच से ही वो लोग आते थे। इसलिए स्टार्टिंग फेज़ में लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन एक टाइम के बाद में जब ज़ार ने ड्यूमा से सलाह मशवरा लेना बंद किया, तो ज़ार निकोलस सेकंड लोगों के बीच में अपना जनमत खोना शुरू कर देता है। इसी दौर में कुछ और भी ऐसे कारण रहे जिन्होंने रूसी लोगों को ज़ार निकोलस सेकंड के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। उसी में एक चीज़ थी, ज़ार निकोलस सेकंड की वाइफ जिसका नाम था ज़ारीना अलेक्जेंड्रा, ठीक है। अब क्यों ज़ारीना अलेक्जेंड्रा की अगर हम बात करें तो ज़ारीना अलेक्जेंड्रा जर्मन राजकुमारी थी, ठीक है। ज़ारीना अलेक्जेंड्रा जर्मन राजकुमारी थी और उसने क्या किया, अब उसका ज़ार निकोलस सेकंड के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। यानी ज़ार जो है वो ज़ारीना की बातें मानता था। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ज़ारीना ने जर्मन लोगों को, क्योंकि वो जर्मन राजकुमारी थी और उसकी शादी ज़ार निकोलस सेकंड से हुई थी, तो उसने अपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अपॉइंट करना शुरू कर दिया। जो हायर पोस्ट थी, उन हायर पोस्ट के ऊपर जर्मन लोगों को अपॉइंट कर दिया। अब क्यों मैं जर्मन जर्मन बार बार कह रहा हूँ? तो इसका कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो रशिया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी शामिल है, ठीक है। तो जिन लोगों को ज़ारीना अलेक्जेंड्रा ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया, वो भी हायर पोस्ट पे, तो उन लोगों के सेंटिमेंट्स किसकी तरफ होंगे? रूस की तरफ होंगे या जर्मनी की तरफ होंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भाई वो जर्मन मूल के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जर्मनी की तरफ उनके सेंटिमेंट्स ज़्यादा होंगे। तो ज़ारीना अलेक्जेंड्रा, उसकी पुअर एडवाइस, उसका जर्मन ओरिजिन के लोगों को रशिया के हायर पोस्ट पे, रशिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हायर पोस्ट पे अपॉइंट करना, साथ साथ एक और व्यक्ति है जिसका नाम है रासपुतिन, ठीक है। रासपुतिन, ये रासपुतिन क्या था? ये एडवाइज़र था। तो ये ज़्यादा योग्य सक्षम व्यक्ति नहीं था और इसकी एडवाइजेज जितनी उस दौर में रही वो बड़ी घटिया रही थी, ठीक है। ज़ारीना अलेक्जेंड्रा का ये एडवाइज़र था और ज़ारीना इसकी बातें खूब मानती थी। तो इसने पुअर एडवाइस दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ज़ारशाही है वो रूस के लोगों में अनपॉपुलर होना शुरू हो गई। तो एक कारण ये भी था कि इसकी वजह से एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, यानी जर्मनी के खिलाफ जो भावनाएं हैं वो रशिया में प्रबल होती गई। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वर हाई, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया और नया नाम रख दिया पेट्रोग्रेड। अब इसमें क्या लफड़ा है? तो इसमें लोचा ये है कि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था और लोग जर्मनी से इतनी नफरत करने लगे थे, रूस के अंदर लोग जर्मनी से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगे थे कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदला और नया नाम रख दिया पेट्रोग्रेड। ये सब क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है मैडम जी की वजह से, जिनका नाम है ज़ारीना अलेक्जेंड्रा, जो कि जर्मन ओरिजिन की हैं और इन्होंने रूस के प्रशासनिक व्यवस्था में जर्मन मूल के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट करना
शुरू किया। और इस सब की वजह से क्या हुआ कि जो जारशाही है वो लोगों के बीच में अनपॉपुलर होना शुरू हो गई। तो इनिशियल स्टेज में जार वाज वेरी पॉपुलर, ठीक है, अमंग द कॉमन पीपल ऑफ रशिया, और लोगों ने उसको सपोर्ट किया। बट लेटर ऑन ही वॉज अनपॉपुलर एंड ही लॉस्ट हिज सपोर्ट फ्रॉम द रशियंस। और उसके कारण क्या है? उसके कारण है ये सारे। इसके साथ साथ एक अलग काम और होता है। वो अलग काम क्या है कि भाई जो रशियन आर्मी है वो बहुत बुरी तरीके से हारना शुरू कर देती है। हर वॉर में यही होता है कि इनिशियल स्टेज में आप पूरे मनोबल के साथ लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कोई भी वॉर लंबा खिंचता है, यानी उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, 2 दिन 5 दिन 1 महीने 2 महीने की लड़ाई अलग है। अगर कोई युद्ध सालों तक खींचना शुरू हो जाता है तो होता क्या है कि एक टाइम के बाद में जो सोल्जर्स हैं उनका मनोबल भी गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। साथ साथ उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ऑन द बैटल ग्राउंड, वो सारी सप्लाईज भी उनको पूरी नहीं मिल पाती हैं। तो धीरे धीरे सोल्जर्स का भी मनोबल गिरता है, सेनाएं भी थकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ने वाले कौन हैं? लोग, आम लोग ही हैं, ठीक। तो उनकी हिम्मत भी जवाब देना शुरू करती है। तो होता है क्या है, 1914 से लेके 1916 के दौरान रशियन आर्मी बहुत बुरी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया में हार जाती है, ठीक है। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। तो 1914 और 1916 के दौरान रूसी सेनाओं की बहुत बुरी हार होती है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, ठीक। इसके वजह से, इस हार की वजह से, और एक युद्ध लड़ा जा रहा है, इतना लंबा समय से जो युद्ध चला हुआ आ रहा है, इसको लड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग मरेंगे, ठीक है, घायल भी होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। 1917 तक लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज, यानी लोग घायल भी हुए, लोग मारे भी गए, ठीक है। 7 मिलियन मीन्स लगभग 70 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए रशिया की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का था रूसी साम्राज्य के लिए। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब भी सेनाएं युद्ध के मैदान में हारती हैं और वो पीछे हटती हुई आती हैं, तो आसपास की चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू करती हैं। और होता क्या है कि इसकी वजह से क्रॉप्स और बिल्डिंग्स बहुत बड़े स्केल पे उनका डिस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी फसलों को नुकसान पहुंचा इस युद्ध की वजह से। साथ साथ जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचा। तो इस सब की वजह से क्या हुआ कि लगभग 3 मिलियन जो लोग हैं वो रिफ्यूज़ी बन गए रशिया के अंदर, यानी वो शरणागत बन गए। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो ये कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से रूस की होनी शुरू हो गई। और जाहिर सी बात है, इस दौर में रूस का शासक कौन है? तो भाई वो है ज़ार निकोलस सेकंड। तो लोग किसको इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे? तो भाई वो अपनी सरकार को मानेंगे। और सरकार का हेड, मुखिया कौन है? सरकार क्या है वहाँ पे? राजशाही है, ठीक है, जो कि ऑटोक्रेटिक इन नेचर है। तो लोग जार निकोलस सेकंड के खिलाफ बहुत बुरी तरीके से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर हम देखें तो इम्पैक्ट रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं बाद में आने वाले समय में यही फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन जो कि 1917 में होगा, उसके लिए एक जिम्मेदार कारण रहेगा। तो इन पॉइंट्स के अलावा हम कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को जन्म देने की कोशिश की। तो सिचुएशन लगातार रशिया के अंदर ख़राब होती जा रही है, ठीक है, सिचुएशन लगातार रूस के अंदर क्या है, ख़राब होती जा रही है। मैंने अभी बताया कि रशियन आर्मी हार रही है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 से 16 के बीच में। क्रॉप्स और बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। 7 मिलियन पीपल जो है वो कैजुअलिटीज़ का शिकार हो गए। 3 मिलियन पीपल जो है वो रशिया के अंदर रिफ्यूजी बन गए, ठीक है। एंटी जर्मन sentiments were very high in Russian Empire because of the poor advice of Rasputin as well as the impact of Tsarina Alexandra on जार निकोलस सेकंड। तो इस सब की वजह से रशिया के अंदर जार निकोलस सेकंड अब बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ मैंने लिखी है कि द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड जार, यानी जो सिचुएशन रशिया के अंदर हो रही है अभी, इस सिचुएशन के लिए लोगों ने जिम्मेदार किसको माना? वहाँ की सरकार यानी जार निकोलस सेकंड को जिम्मेदार माना। अब इसके साथ साथ एक बड़ा चेंज देखने को क्या मिल रहा है कि आम लोग तो परेशान हैं ही,
साथ साथ कौन परेशान है सबसे ज़्यादा? साथ साथ परेशान है सोल्जर्स, सिपाही, सैनिक। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर। सैनिक भी इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध लगातार लंबा खिंचता चला जा रहा है। तो सोल्जर्स भी थक गए हैं, ठीक है। तो वो भी इस तरीके की कोई भी लड़ाई या वॉर आगे जारी रखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे रशियन आर्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। अब ये तो हो गया एक हिस्सा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका रशियन इकोनॉमी, ठीक है, यानी रशिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। द वॉर ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इस युद्ध का बहुत ही बुरा, बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ता है। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बैडली हिट होगा इस वॉर की वजह से। कैसे कैसे होगा, क्या क्या हो रहा है उसको जानते हैं। तो रशिया वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बिकॉज ऑफ जर्मन कंट्रोल ओवर द बाल्टिक सी। होता क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रशिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत छोटा है, यानी इंडस्ट्रीज वर वेरी लिमिटेड इन रशिया। रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत कम है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये कुछ दो बड़े शहर थे जहाँ पे हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है। बाकी रशिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज पहले से ही कम थी। अब युद्ध की वजह से क्या हुआ, जर्मनी जो है वो बाल्टिक सी के ऊपर कब्जा कर लेता है, यानी बाल्टिक सी का जो इलाका है उसके ऊपर जर्मनी का कंट्रोल हो जाता है। और बाल्टिक सी के रास्ते से ही रशिया को दूसरी कंट्रीज से सप्लाईज मिलती थी। अब जर्मनी का जब बाल्टिक सी के ऊपर कंट्रोल हो गया तो दूसरे देशों से जो भी सप्लाई रशिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को होती थी वो बंद हो गई। और जब वो बंद होगी तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज को जो भी रॉ मटेरियल है वो मिलना बंद हो जाएगा। अब जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो इंडस्ट्रीज काम कैसे करेंगी। तो ये एक बड़ा चेंज था कि जर्मनी का कंट्रोल हो जाता है बाल्टिक सी के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया को क्या हुआ, जो दूसरे देशों से इंडस्ट्रियल गुड्स मिलता था उसकी सप्लाई बंद हो गई। और इसका सबसे भयानक परिणाम क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं वो डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली। जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनें हैं, जो टूल्स हैं, ठीक है, अब वो जब वो मशीनें चलेंगी नहीं तो पड़ी पड़ी क्या होंगी, वो ख़राब होंगी। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स ख़राब होने शुरू हो गए रशिया के अंदर। दूसरी चीज़, बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। जो रेलवे लाइंस हैं वो भी 1916 तक आते आते टूटनी शुरू हो गई, ख़राब होनी शुरू हो गई, ठीक। क्योंकि रेलवेज़ का यूज़ कहाँ हो रहा है, रेलवेज़ का यूज़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए हो रहा है। साथ साथ जो गुड्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, ठीक। लेकिन प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से और इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से ये जो ऑपरेशन है, जो जो रेलवे का जो ऑपरेटिव सिस्टम है वो धीरे धीरे लैग करना शुरू करता है। तो बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन इन रशिया। तो रेलवेज़ को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है कि रशिया के अंदर लेबर शॉर्टेज हो जाता है। देयर वर लेबर शॉर्टेज इन रशिया। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ, रशिया के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं। तो हुआ क्या कि जब युद्ध शुरू हुआ तो जो एबल बॉडीड मैन हैं, यानी जो शारीरिक रूप से सक्षम लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको सैनिक बना के भेज दिया गया सेना के अंदर कि भैया आप युद्ध लड़िए, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब सैनिक बना के सेना में भेज दिया गया युद्ध लड़ने के लिए, तो इंडस्ट्रीज़ में, स्मॉल वर्कशॉप में, खेतों में काम करने के लिए जो लेबर्स थे उनकी हो गई कमी। यानी जो शारीरिक रूप से सही हैं, हेल्दी जो लोग हैं उनको युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। पीछे रह गया जो भी मैन फोर्स है वो कम पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी और एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए भी, क्योंकि रशिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ज़्यादा वाइड है। तो लेबर शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। और इसके साथ साथ क्या हुआ, जो स्मॉल वर्कशॉप हैं जो इसेंशियल गुड्स को प्रोड्यूस करती थी वो भी शट डाउन, बंद होना शुरू हो गई। ये भाई एक और बड़ा धक्का है। यानी दैनिक रोज़मर्रा की ज़रूरतों का जो सामान है, जो छोटे छोटे वर्कशॉप में बनता था, वो वर्कशॉप भी बंद होना शुरू हो गए। तो अब डेली नीड के जो गुड्स हैं वो उसकी सप्लाई भी कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूड होगी। ये एक बड़ी समस्या। लेबर शॉर्टेज है वो दूसरी बड़ी समस्या। रेलवेज डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो तीसरी बड़ी समस्या। साथ साथ में
जर्मनी का जो बाल्टिक सी के ऊपर कंट्रोल हुआ, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल सप्लाई थी रशिया को वो भी क्या हुआ, डिसकंटिन्यूड हो गई। अब ये सप्लाई ना मिलने की वजह से रशिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और इस सब का रिजल्ट क्या निकला? इस सब का रिजल्ट निकला साथियों कि रशिया के अंदर ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्केयर, यानी खाने के लिए जो ब्रेड पाव रोटी थी और जो आटा था उसकी कमी पड़नी शुरू हो गई। अब यहाँ से सवाल उठता है कि भाई कमी कैसे पड़नी शुरू हुई? रशिया का तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा वाइड है। तो साथियों रशिया में एग्रीकल्चर सेक्टर सच में बहुत अच्छा उस दौर में हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या कि मोस्टली जो ग्रेन होता था उस ग्रेन को तो भेज दिया जाता था सैनिकों के लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ वो रूसी सेनाएं युद्ध लड़ रही थी वहाँ पे उस अनाज को भेज दिया जाता था। तो जो रशिया के आम लोग हैं उनके लिए फूड शॉर्टेज होना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ी समस्या उभरनी शुरू होती है। और इसकी वजह से होता क्या है, तो भैया इसकी वजह से ये होता है कि बाय 1916 रैयट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन, यानी ब्रेड की दुकानों के ऊपर ब्रेड को पाने के लिए दंगे होना शुरू हो जाते हैं बाय 1916। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहीं ना कहीं रशियन एम्पायर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसकी बदौलत होता क्या है कि ज़ार निकोलस सेकंड, जिसने 1905 के बाद थोड़ा बहुत फिर से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की थी, वो फिर से उसी कंडीशन में आ जाता है कि लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। कॉमन पीपल यानी जो जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, यहाँ तक कि अभी हमने पढ़ा सोल्जर्स, ये सब हर एक जो ग्रुप है सोसाइटी का वो जार निकोलस सेकंड के खिलाफ हो जाता है। और यही कुछ कारण रहे जिन्होंने 1917 में दो बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे जो कि 1917 में हुआ था। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट।